आज हम बात करेंगे डार्क रिएक्शन केल्विन साइकिल के बारे में। डार्क रिएक्शन का ही दूसरा नाम जो है वो केल्विन साइकिल है, जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम देख रहे हैं और इस डायग्राम में हम देख रहे हैं फोटोसिंथेसिस के स्टेजेस। तो जो डार्क रिएक्शन है या फिर जिसे हम केल्विन साइकिल कहते हैं, ये एक स्टेज होती है फोटोसिंथेसिस की। यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रही हैं फोटोसिंथेसिस की जो पहली स्टेज है उसे लाइट रिएक्शन कहा जाता है। जो दूसरी स्टेज है उसे डार्क रिएक्शन या केल्विन साइकिल कहा जाता है। तो हम देख रहे हैं कि लाइट रिएक्शन की जो प्रोडक्ट्स हैं एटीपी NADPH वो इस्तेमाल होती हैं डार्क रिएक्शन में, और लाइट की मौजूदगी में होता है लाइट रिएक्शन। और डार्क रिएक्शन के लिए लाइट की ज़रूरत नहीं होती। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि इसके लिए क्या चाहिए, वाटर चाहिए। और डार्क रिएक्शन में फिक्स होती है कार्बन डाइऑक्साइड। ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है क्लोरोप्लास्ट में। मज़ीद समझते हैं हम एक एनिमेशन की मदद से। एनिमेशन हम देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल बेस्ट फॉर नीट से। अब हम इसको प्ले करते हैं, साथ में इसको इनलार्ज करते हैं। यहाँ पर हम अपने सामने देख रहे हैं क्लोरोप्लास्ट को। ये एक ऑर्गेनेल है जो कि प्लांट सेल में मौजूद होता है, और इसमें ये जो है इन्हें थाइलाकॉइड कहा जाता है, जो कॉइन की तरह के स्ट्रक्चर्स हैं। और इसके बाहर जो फ्लूइड है उसे स्ट्रोमा कहा जाता है, और जो केल्विन साइकिल है वो होता है स्ट्रोमा में। तो जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने कंप्लीट प्रोसेस देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि लाइट वेव्स यानी कि जब रोशनी पड़ती है इनके ऊपर, तो यहाँ पर ये जो थाइलाकॉइड है इनके पास क्लोरोफिल होता है, जो कि इस रोशनी को सन एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए प्रोसेस स्टार्ट करता है, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं, जिससे लाइट रिएक्शन कहा जाता है। इसमें जो है वाटर यूज़ होता है, और एंड प्रोडक्ट्स में हम देखते हैं कि ऑक्सीजन मिल रही है। इसके अलावा एटीपी और NADPH जो हैं वो रिलीज़ होते हैं, और ये जो है ये फर्दर इस्तेमाल होते हैं डार्क रिएक्शन में, जिसे कि केल्विन साइकिल कहा जाता है। और फिर केल्विन साइकिल से आगे फर्दर जो है वो हमें शुगर मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, जैसे यहाँ पर हमने लिखा है सुक्रोज। यहाँ पर आप देख रहे हैं लाइट लिखा हुआ है और साथ में डार्क लिखा हुआ है। अब डार्क रिएक्शन होने का मतलब ये नहीं है कि ये लाइट की मौजूदगी में हो नहीं सकता, ये लाइट की मौजूदगी में भी होता है, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं। इसके अलावा ये रात में भी होता है, इसलिए इसे लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने देख रहे हैं। इस साइकिल को केल्विन साइकिल इसलिए कहा जाता है कि इसको डिस्कवर करने में बहुत अहम रोल था एक साइंटिस्ट का, जिनका नाम था मेल्विन केल्विन। उनके नाम के ऊपर इस साइकिल का नाम जो है वो केल्विन साइकिल कहलाता है। केल्विन साइकिल में फर्दर हम देखते हैं कि उसके 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले जो है वो कार्बोक्सिलेशन, सेकंड स्टेप जिसे कि रिडक्शन कहा जाता है, और थर्ड की अगर हम बात करें तो उसे रीजनरेशन कहा जाता है। तो सबसे पहला जो फेज है इसका वो है कार्बोक्सिलेशन। अब कार्बोक्सिलेशन में होता क्या है कि राइबोलोज बिसफॉस्फेट, ये जो कि 5 कार्बन कंपाउंड है, उसमें फर्दर आगे उसके साथ एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल ऐड होता है, और उसके बाद जो प्रोडक्ट बनती है वो एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होती है जो कि 6 कार्बन कंपाउंड है। और ये फिर फर्दर स्प्लिट करके बनाता है 2 मॉलिक्यूल्स 3 फॉस्फोग्लिसरेट के। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ना, RuBP जो है उसके साथ कंबाइन करता है कार्बन डाइऑक्साइड। RuBP यानी कि राइबोलोज बिसफॉस्फेट 5 कार्बन कंपाउंड है, इसके साथ ऐड होता है 1 कार्बन, और उसके बाद एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनती है, और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनने के बाद ये स्प्लिट हो जाता है 2 मॉलिक्यूल्स में, और हर मॉलिक्यूल के पास जो है वो 3 कार्बन मौजूद है, यानी टोटल जो नंबर है कार्बन का वो कितना होता है 6, जैसे कि यहाँ पर अब हम अपने सामने देख रहे हैं। और क्या बन रहा है, 3 फॉस्फोग्लिसरेट। और इसके लिए जो एंजाइम यहाँ पर रिक्वायर्ड है उसे RuBP कार्बोक्सिलेज कहा जाता है, क्योंकि स्टेप्स जो हैं उनमें एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो
इंजाइम है, इसे रुबिस्को भी कहा जाता है या राइबोलोज जो ही फॉस्फेट कार्बो ऑक्सिलेज कहा जाता है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट को कन्वर्ट करता है 3 फॉस्फोग्लिसरेट में। लेकिन इस इंजाइम को जो है वो राइबोलोज फॉस्फेट ऑक्सीजनेज भी कहा जाता है, क्योंकि ये ऑक्सीजनेशन भी करता है। और ये ऑक्सीजनेशन करता है फोटो रिस्पायरेशन के प्रोसेस में, इसलिए इसे जो है वो रुबिस्को भी कहा जाता है। अब अगर हम सेकेंड फेज की बात करें तो उससे रिडक्शन कहा जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि 3 फॉस्फोग्लिसरेट से ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनता है, जो कि प्रिकर्सर है, जिससे आगे फर्दर शुगर के मॉलिक्यूल्स बनते हैं और आगे फर्दर और कंपाउंड्स जो हैं उनसे बनते हैं, जैसे फैटी एसिड्स हैं, अमाइनो एसिड्स हैं। तो इसको यहाँ पर हम जो है वो देख रहे हैं कि इसमें आगे मज़ीद जो हैं वो रिएक्शंस हो रहे हैं। तो अब हम उन रिएक्शंस को देखते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3 फॉस्फोग्लिसरेट जो है उस ये क्या है, ये 2 कार्बन मॉलिक्यूल है, और उससे फिर हम देखते हैं कि बनता है 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरेट, यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आगे से फर्दर 2 मॉलिक्यूल्स ही बनाते हैं। अब इसमें हम देख रहे हैं कि पहले जो है वो 1 फॉस्फेट है, और अब इसमें कितने हो गए, 2 फॉस्फेट। तो इसमें 2 एटीपी के मॉलिक्यूल इस्तेमाल होते हैं, और साथ में हम देखते हैं कि जो इंजाइम यहाँ पर इस रिएक्शन को कैटेलाइज करता है उसे फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज कहा जाता है। इंजाइम हम किसी भी ऐसे मॉलिक्यूल को बोलते हैं जो कि रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है लेकिन खुद उसमें इस्तेमाल नहीं होता। अब 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरेट जो है इसके 2 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो फर्दर आगे बनाते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, और इसके लिए जो एंजाइम चाहिए उसे कहा जाता है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। और यहाँ पर जो है वो 2 NADPH के मॉलिक्यूल इस्तेमाल होते हैं इस स्टेप में। तो ये जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट हम देख रहे हैं कि 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं, ये फर्दर आगे हम कहते हैं कि प्रिकर्सर होते हैं और एक स्टेबल मॉलिक्यूल है। तो इस तरह हमने देखा कि 3 फॉस्फोग्लिसरेट से 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरेट बनता है, जिसमें 2 ATP के मॉलिक्यूल इस्तेमाल होते हैं, और इसी तरह से 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरेट से ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनता है, और इसमें 2 NADPH के मॉलिक्यूल जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं। और अब ये जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है ये 3 कार्बन कंपाउंड है, और इससे आगे क्या बननी है, शुगर बननी है। और यहाँ पर हम अपने सामने जो देख रही हैं केमिकल फार्मूला, वो है शुगर का, जो कि 6 कार्बन कंपाउंड है। यहाँ पर हम देख रहे हैं ना, कार्बन को नंबरिंग की हुई है कि 6 कार्बन कंपाउंड है। इसका मतलब ये है कि एक शुगर का मॉलिक्यूल बनाने के लिए 2 ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट चाहिए, क्योंकि ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है वो 3 कार्बन कंपाउंड है। ये जो बॉल्स है ना, ये हमें ये कार्बन को शो करिए, और इसके साथ हमें रेड सी बॉल जो है वो नजर आ रही है, जिसके ऊपर छोटा सा पी लिखा हुआ है, ये फॉस्फेट को जाहिर करता है। तो यहाँ पर हम देख रही हैं कि इसमें G3P, यानी कि जिसे कि ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कह रहे हैं, वो फर्दर इस्तेमाल हो रहा है। और इसमें हम देख रहे हैं कि एक कार्बन डाइऑक्साइड जब फिक्स होता है तो उससे 2 मॉलिक्यूल बनते हैं ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के। तो इसी तरह से हम देखें कि अगर 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल फिक्स होंगे तो इसका मतलब है कि 12 ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स बनेंगे। और जब हम इनके कार्बन के नंबर को देखते हैं तो इसका मतलब है कि जो 2 इसमें से मॉलिक्यूल्स निकलेंगे ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के, तो एक मॉलिक्यूल के पास 3 कार्बन है, 2 मॉलिक्यूल्स होंगे तो उनके पास टोटल नंबर क्या हो गया, 6 कार्बन। और 6 कार्बन जो है वो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, सॉरी, जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता है वो 6 कार्बन कंपाउंड है। इसके बाद वाला जो फेज है उसे रीजनरेशन फेज भी कहा जाता है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमने बात की थी, अगर हम इसको थोड़ा सा रिवर्स प्ले करते हैं तो यहाँ पर हमने देखा कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो 12 ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनाते हैं, जिसमें से
दो जो ग्लिसरल्डिहाइड के मॉलिक्यूल हैं वो इस्तेमाल हो गए एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाने के लिए। इसका मतलब है कि पीछे जो है वो कितने ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बचे 10, और हर एक के पास जो है वो 3 कार्बन मौजूद है। इसका मतलब है कि टोटल कार्बन जो है वो कितने हैं 30 कार्बन हैं। अब ये जो है ये फर्दर कन्वर्ट होते हैं और बनाते हैं 6 मॉलिक्यूल्स बनाते हैं रुबिस्को बिसफॉस्फेट के। और एक जो रुबिस्को बिसफॉस्फेट है उसमें कार्बन देखें तो 5 कार्बन है और मॉलिक्यूल कितने बन रहे हैं 6। तो 6 मल्टीप्लाई जब हम 5 से करते हैं तो वो बनते हैं 30 कार्बन। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये साइकिल जो है वो चलता है। अब ये जो साथ में हम देख रहे हैं कि ये जो प्रोसेस होता है इसमें एक मॉलिक्यूल जो बनता है यानी कि एक जो है वो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से आगे फर्दर राइबोलोस बिसफॉस्फेट बनना है, उसमें एक एटीपी इस्तेमाल होगा क्योंकि यहाँ से फॉस्फेट अब एक और अटैच होना है। हम देख रहे हैं कि ये जो है जो G3PS के पास एक फॉस्फेट है, लेकिन जब हम राइबोलोस बिसफॉस्फेट की बात करते हैं तो इसके पास हमें दोनों तरफ जो है फॉस्फेट नजर आ रहे हैं, इसलिए हम इसको बिसफॉस्फेट भी बोलते हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि जब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फिक्स हो रही है केल्विन साइकिल में, और उसके लिए अगर एनर्जी की रिक्वायरमेंट की बात करें तो हम कहते हैं कि जो कार्बो ऑक्सीलेशन का फेज़ है उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद जब हम रिडक्शन फेज़ की बात करते हैं तो उसमें 2 ATP और 2 NADPH इस्तेमाल होते हैं। रीजनरेशन की जब हम बात करते हैं जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर जो है वो एक ATP इस्तेमाल हो रहा है। तो जो टोटल है वो कितने बनते हैं हमारे पास 3 ATP और 2 NADPH जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं जब एक कार्बन को फिक्स किया जाता है। अब अगर हम यही बात करें कि 6 कार्बन जब फिक्स होने हैं और 6 कार्बन के फिक्स होने से क्या बनना है 1 ग्लूकोज बनना है, तो इसका मतलब ये है कि 18 ATP प्लस 12 NADPH के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं, उनकी ज़रूरत होती है एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाने के लिए। तो यहाँ पर अब हम जो है वो कंप्लीट एक केल्विन साइकिल देख रहे हैं जिसमें से हम स्टेज या फेज का नाम दें कार्बन फिक्सेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन। तो फिक्सेशन में क्या हुआ 6 कार्बन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फिक्स हुए और उन्होंने एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाया, और ये कितने बनते हैं 6 बनते हैं क्योंकि इनके पास जो ही वो 6 मॉलिक्यूल्स हैं और हर एक के पास जो ही वो 6 कार्बन मौजूद हैं। अब ये जो है बनाते हैं आगे 3 फॉस्फोग्लिसरेट के 12 मॉलिक्यूल्स बनते हैं और हर एक के पास 3 कार्बन है, यानी कि अभी तक जो कार्बन का नंबर चल रहा है वो कितना है वो 36 चल रहा है। ठीक है, इसी तरह से हम देखते हैं कि उससे फिर आगे फर्दर बनते हैं 12 बिसफॉस्फोग्लिसरेट और उससे आगे 12 ही बन रहे हैं ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब ये जो 12 बन रहे थे ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, इसमें से 2 ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट निकल जाते हैं और वो बनाते हैं शुगर जो कि एक 6 कार्बन कंपाउंड है। यानी कि यहाँ तक हमारे पास कितने चल रहे थे 36 कार्बन। अब इसमें से जब 6 निकल गए हैं तो पीछे कितने कार्बन बचते हैं 30 कार्बन बचते हैं। किस तरह से, क्योंकि यहाँ पर अब जो है वो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 3 कार्बन कंपाउंड है और 10 है। जब 10 को आप मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो वो आपके पास आ जाते हैं 30। तो हम यहाँ पर जैसे लिख रहे हैं, और फिर ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से आगे हम देखते हैं बनता है रोबिस्को 1,5 बाईफॉस्फेट बिसफॉस्फेट। अब ये जो है ये अगेन क्या है 6 कार्बन कंपाउंड है, और अगर हम इनके नंबर की बात करें कि ये कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो यहाँ पर हमने बात की कि ये 6 कार्बन कंपाउंड है और 6 कार्बन कंपाउंड जो है उनका नंबर कितना है 5 मॉलिक्यूल्स। तो जब हम 6 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 के साथ तो हमारे पास कितना आ जाता है 30, और इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये साइकिल चलता जाएगा। अब इसमें अगेन जब 6 कार्बन के मॉलिक्यूल्स जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो ऐड होंगे, यानी कि अब इसमें 6 कार्बन ऐड हो जाएंगे तो दोबारा से ये 30 प्लस 6 कितना हो जाएगा 36, और इस तरह से हम देखते हैं कि ये साइकिल एक पूरा चलता है और इस साइकिल को कहा जाता है केल्विन साइकिल, जो कि आज हमने स्टडी किया।